गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 4 जून 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को हाल ही में अपॉइंट किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, वो भी तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें छोटे बच्चों और युवाओं को तंबाकू से दूर रहने के लिए प्रेरित करने के लिए भारतीय बैडमिंटन स्टार सुश्री पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया था। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा पीवी सिंधु जो एक बैडमिंटन स्टार प्लेयर है, इनको हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया फॉर टोबैको कंट्रोल टू इंस्पायर यंग चिल्ड्रन एंड यूथ टू स्टे अवे फ्रॉम टोबैको। टोबैको से दूर रहने के लिए वर्ल्ड टोबैको डे के दौरान ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय बैडमिंटन पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही साथ एक आकर्षक वीडियो संदेश में सुश्री सिंधु ने सभी से तंबाकू के उपयोग के खिलाफ अभियान में एकजुट होने, लोगों को तंबाकू मुक्त जीवन जीने और बेहतर कल के लिए स्वस्थ विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। साथ ही साथ इस वर्ष की थीम क्या रखी गई? तो इस वर्ष की थीम है तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा करना और युवाओं को तंबाकू के सेवन के हानिकारक प्रभावों से बचाने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालना है। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि वर्ल्ड टोबैको डे का थीम इस वर्ष के लिए क्या रखा गया? तो प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में अदानी पोर्ट्स ने इस देश के दार एस सलाम पोर्ट को संचालित करने के लिए 30 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो राइट आंसर होगा तंजानिया। तंजानिया के एक पोर्ट जिसका नाम है दार एस सलाम पोर्ट, इसी पोर्ट्स को पूरी तरीके से अदानी पोर्ट्स के द्वारा साइन किया गया 30 साल के एग्रीमेंट के माध्यम से। तो कहाँ का पोर्ट है? तो तंजानिया का। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अदानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने डार कंटेनर टर्मिनल 2 के संचालन और प्रबंधन के लिए तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ 30 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही साथ दार एस सलाम बंदरगाह पूर्वी अफ्रीका में एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बंदरगाह है और एक ऐसा बंदरगाह जो सड़कों और रेलवे के अच्छे नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है। और इस समझौते के साथ अडानी पोर्ट्स ने तंजानिया में भी प्रवेश कर लिया और यह समझौता तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ किया गया है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी होगी कि दार एस सलाम पोर्ट किस कंट्री से बिलोंग रखती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना होगा कि ये तंजानिया कंट्री से बिलोंग रखता है दार एस सलाम। इसको हाल ही में हमारे भारतीय उद्योगपति अडानी के द्वारा इसे 30 साल के एग्रीमेंट के द्वारा साइन किया गया और पूरी तरीके से कंट्रोल अदानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस पे कंट्रोल किया जाएगा अडानी समूह के द्वारा। और ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा निशांत देव। निशांत देव हाल ही में फर्स्ट इंडियन मेल बॉक्सर बने हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है 2024 का पेरिस ओलंपिक। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक और पॉइंट्स याद रखनी होगी कि इंडियन फीमेल के क्षेत्र में मीराबाई चानू जी पहली फीमेल बनी है जिन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। और साथ ही साथ फर्स्ट इंडियन मेल बॉक्सर बने हैं निशांत देव, जिन्होंने भी पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता निशांत देव बैंकॉक में विश्व मुक्केबाजी क्वालीफायर में पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में मोल्दोवा के वासिल सेबटोरी का सर्वसम्मति से 5-0 से हराकर 2024
पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं और अब वह पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले चौथे भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा। साथ ही साथ इस वर्ष 2024 के लिए पहला क्वालिफाई करने वाला इंडियन मेल बॉक्सर निशांत देव बना है और इसी के साथ पूरे अगर इतिहास में देखा जाए तो ये चौथे भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इससे पहले निखत जरीन ने महिला 50 किलोग्राम में किया है, प्रीति 54 किलोग्राम में और टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहना ने 75 किलोग्राम के क्षेत्र में 2022 में कांस्य पदक जीतकर अपनी जगह पक्की कर चुकी थी। ये फैक्टर्स याद रखना होगा और साथ ही साथ 23 वर्षीय निशांत उज्बेकिस्तान के ताशकंद में होने वाले 2023 संस्करण के लिए विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता भी रह चुका है और वह तब सुर्खियों में आए जब वह 2021 में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में एलीट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि फर्स्ट इंडियन मेल टू क्वालिफाई फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक्स गेम्स के लिए, तो राइट आंसर जगह निशांत देव। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है? तो राइट आंसर होगा दुबई। दुबई में आयोजन किया गया द गोल्डन कृष्णा। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। प्रसिद्ध भारतीय कलाकार कृष्ण कन्हाई ने 31 मई 2024 को एक भव्य उद्घाटन समारोह में अपनी नवीनतम संग्रह द गोल्डन कृष्णा का अनावरण किया। प्रदर्शनी में भगवान कृष्ण पर केंद्रित कन्हाई के उत्कृष्ट नए कार्यों का प्रदर्शित किया गया और यह प्रदर्शन 2 जून 2024 तक ये चला है। साथ ही साथ प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण तिरुपति बालाजी की एक अद्भुत अदामकद त्रिआयामी पेंटिंग है जिसे 24 कैरेट सोना से सावधानी पूर्वक तैयार किया गया और इसकी माप 5 फीट गुना 8 फीट है। साथ ही साथ यह उत्कृष्ट कृति कन्हाई की विशिष्ट शैली का उदाहरण है जिसे दुनिया भर के कला प्रेमियों का मंत्रमुग्ध कर दिया गया है और पद्मश्री पुरस्कार विजेता कन्हाई ने हांगकांग, लंदन जैसे प्रमुख शहरों और फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में प्रदर्शनी का आयोजन भी किया है। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि हाल ही में द गोल्डन कृष्णा से कहां पे इसका एग्जीबिशन लगाया गया, दुबई में इसका आयोजन किया गया था। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के हाल ही के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या बताई गई है? तो राइट आंसर होगा 8.2%। ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि हाल ही में एनएसओ के द्वारा एक अनुमान बताया गया, एक आंकड़ा सामने आया जिसमें वित्त वर्ष 2024 के लिए हमारे इंडियन इकोनॉमी के क्षेत्र में इसकी दर बताई गई 8.2%। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन जिसे हम लोग एनएसओ कहते हैं, इसके अंतिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद 8.2% बढ़ी है जबकि 2022-23 में भारतीय जीडीपी विकास दर 7% रही है। साथ ही साथ 1960 से 61 के बाद से यह 9वीं बार है कि भारतीय जीडीपी एक वित्तीय वर्ष में 8% या उससे अधिक बढ़ी है। फाइनेंशियल ईयर 2024 की आखिरी तिमाही में 7.8% की ग्रोथ भारतीय रिजर्व बैंकों ने 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 7.6% की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया था जबकि 2023-24 में 8.2% की अप्रत्याशित रूप से उच्च विकास दर वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही जनवरी-मार्च 2024 में अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन के कारण भी बताई गई थी और जनवरी-मार्च 2023 की तुलना में 2023-24 की चौथी तिमाही जनवरी-मार्च में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 7.8% की वृद्धि को दर्शाया जा रहा है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे कि हाल ही में एनएसओ के द्वारा एक आखिरी गणना को जारी किया आंकड़ा जिसमें हमारे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए 8.2% का ग्रोथ रेट को बताया जा रहा है। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 1 जून। 1 जून को हम लोग हर वर्ष वर्ल्ड मिल्क डे 2024 के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है जिसके दौरान संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा इसे स्थापित किया गया था और इस वार्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को सामने लाना और डेयरी फार्मिंग और डेयरी उद्योग को बढ़ावा भी देना था। साथ ही साथ 2001 में अपनी स्थापना के बाद से संतुलित आहार में दूध के पोषण मूल्य और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए
किए गए विभिन्न अभियानों के साथ विश्व दुग्ध दिवस को वैश्विक मान्यता मिली है और वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का दूध उत्पादन 4% से बढ़कर टोटल 230.58 मिलियन टन तक पहुंच गया है। पिछले 9 वर्षों में भारत के दूध उत्पादन में 58% की वृद्धि देखी गई, जबकि भारत के बाद उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर आता है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करने वाला कंट्री हमारा इंडिया है और सेकंड पोजीशन पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दूसरे स्थान पर आता है। तो जानते हैं इसके और भी डिटेल पॉइंट्स की ओर। उत्तर प्रदेश ने दूध उत्पादन में सबसे अधिक 15.7% का योगदान दिया। अगर ये पॉइंट्स याद रखना होगा पूरे वर्ल्ड के माध्यम से कि सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में कहाँ होता है, तो हमारा भारत में। सेकंड पोजीशन पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, लेकिन अगर डीपली क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि भारत में भी सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है, तो राइट आंसर जो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन में सबसे अधिक 15.7% का योगदान दिया गया, जबकि राजस्थान के द्वारा 14.44%, मध्य प्रदेश के द्वारा 8.73%, गुजरात के द्वारा 7.49% और आंध्र प्रदेश के द्वारा 6.70% का स्थान रहा। आंकड़ा के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि दर कर्नाटका में देखी गई, जिसमें 8.76% में दर्ज की गई, और इसके बाद पश्चिम बंगाल में देखी गई 8.65% और उसके बाद उत्तर प्रदेश में देखी गई 6.99% का स्थान रहा। तो यहाँ पे सारा डाटा को मैंने कवर किया है, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी कि हर वर्ष वर्ल्ड मिल्क डे हम लोग 1 जून को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आरबीआई ने हाल ही में किस देश से 100 टन सोना लाया है, तो राइट आंसर का यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से 100 टन सोना वापस लाने वाला हमारा भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना है, जिन्होंने 100 टन सोना यूके से लाया गया। तो जानते हैं इसके पूरे डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारत का केंद्रीय बैंक यूनाइटेड किंगडम से लगभग 100 टन या 1 लाख किलोग्राम सोना भारत में अपनी तिजोरियां में वापस लाया गया है और आने वाले महीनों में और अधिक लाए जाने की उम्मीद को दर्शाई जा रही है। सोना मुंबई के मिंट रोड और नागपुर में आरबीआई के पुराने कार्यालय भवन में स्थित तिजोरियों में संग्रहित किया जा रहा है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि हमारा आरबीआई बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 100 टन सोना को वापस लाया गया। कहां से, तो यूनाइटेड किंगडम से। और इसे कहां पे रखा जा रहा है, तो मुंबई के मिंट रोड और नागपुर में आरबीआई के पुराने ऑफिस में इसको रखा जा रहा है। साथ ही साथ 1991 में आरबीआई को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था, जब देश में विदेशी मुद्रा संकट के कारण उसे अपने सोने के भंडार का कुछ हिस्सा गिरवी रखना पड़ा था। और 1991 के भुगतान संतुलन संकट के दौरान चंद्रशेखर सरकार ने कीमती धातु को गिरवी रख दिया था। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा किस तरीके से हमारे भारत का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 100 टन सोना, जिसका पूरा मतलब होगा 1 लाख किलोग्राम सोना, जो यूनाइटेड किंगडम से वापस लाया गया हमारे भारत देश में। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में किस देश की अदालत ने गोल्डन राइस और बीटी बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो राइट आंसर होगा फिलीपींस। फिलीपींस की अदालत ने गोल्डन राइस और बीटी बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दिया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। फिलीपींस की एक अदालत ने हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित सुनहरे चावल और बीटी बैंगन के व्यावसायिक प्रसार के लिए जैव सुरक्षा परमिट रद्द कर दिया और गोल्डन राइस चावल की आनुवांशिक रूप से संशोधित किस्म के रोक लगा दी है। साथ ही साथ इसे फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि फिलीपींस में ही लोकेटेड है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे बिलोंग रखता है, किस कंट्री में, तो फिलीपींस के मनीला में ही इसका रिसर्च सेंटर है। और साथ ही साथ इसी रिसर्च सेंटर से ये गोल्डन राइस को डेवलप किया गया था और इसी फिलीपींस के हाईकोर्ट के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि गोल्डन राइस की आनुवांशिक रूप से इसकी जो संशोधित होती है इस पर रोक लगा दिया जाएगा। साथ ही साथ बैसिलस थुरिंगिएंसिस बीटी बैंगन को फिलीपींस विश्वविद्यालय लॉस बानोस द्वारा विकसित किया गया था। तो ये दोनों फैक्टर्स याद रखने होंगे कि ये दोनों प्रोडक्ट फिलीपींस में ही बनाए गए थे और फिलीपींस के द्वारा ही इसे बैन किया गया। 2021 में फिलीपींस चावल की किस्म के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना था। और हालांकि ग्रीन पीस जैसे गैर लाभकारी संगठनों और स्थानीय किसानों ने
इस निर्णय का विरोध भी किया था। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे कि पहला कंट्री यही था जिन्होंने गोल्डन राइस को मंजूरी दी और पहला कंट्री यही बना जिन्होंने गोल्डन राइस को पूरी तरीके से बैन किया है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स यहाँ तक कवर होते हैं। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 3 जून 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन 2024 रांची में आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष पद पर राकेश रंजन को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 31 मई को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट सिक्किम का हाईकोर्ट बना है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी में रिलायंस, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त सेनाओं ने किस देश के पड़ाव पर 5वीं बार हमला किया? तो यमन पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चा में रहा नासा का मैगलन मिशन वेनस से संबंधित रखता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? A genetic code specifies how many kinds of amino acid। एक आनुवांशिक कोड निर्दिष्ट करता है कि कितने प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20 या ऑप्शन डी 25। तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।